हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य का सेकंड वीडियो क्लास 12 इतिहास का ये महत्वपूर्ण 7वां पार्ट विजयनगर साम्राज्य, उसका सेकंड वीडियो पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग अभी तक विजयनगर साम्राज्य के विशालता को पढ़े थे और कुछ विदेशी यात्री भी आए थे। हम लोग उसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन को समझना होगा। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण व्यवस्था था उसको नायकर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था कहा जाता है। नायकर यानी कि नायक, जागीरदारी व्यवस्था में जमीन जब किसी सेना प्रमुख या जागीरदार को दे दिया जाता था तो वैसे जागीरदार को नायक कहा जाता था और इस व्यवस्था को नायंकर व्यवस्था कहा जाता है। जबकि आयंगर व्यवस्था एक ग्रामीण क्षेत्र में स्वशासन के लिए 12 लोगों का एक समूह कार्य करता था, उसको आयंगर कहा जाता था और ये वंशानुगत होता था। तो वही नायकर व्यवस्था में जो जमीन यानी कि जो जागीर दान में दिया जाता था उस व्यक्ति को राजा के तरफ से, उसको अमरम कहा जाता था। और वैसे भूमि प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति होते थे, नायक होते थे, उनको अमर नायक कहा जाता था। तो ये एक प्रशासन को चलाने के लिए एक व्यवस्था था, नायकर व्यवस्था, जिसमें पूरे प्रशासन को, पूरे विजयनगर साम्राज्य को ऐसे ही नायकों के अलग अलग व्यवस्था के तहत पूरे विजयनगर साम्राज्य को प्रशासनिक दृष्टिकोण से व्यवस्थित किया गया था। और वहीं आयंगर व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में स्वशासन चलाने की एक व्यवस्था था। विजयनगर साम्राज्य सिर्फ प्रशासन या स्थापत्य में ही श्रेष्ठ नहीं था, सिंचाई की व्यवस्था भी उसकी बहुत ही शानदार थी। उसके लिए तुंगभद्रा बांध, जो कि विजयनगर साम्राज्य पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ था और वो पूरा का पूरा पहाड़ ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ था, जहां से पानी के अलग अलग स्रोत निकलते रहते थे, जिससे तुंगभद्रा नदी और तुंगभद्रा जलाशय का निर्माण हुआ था। वहीं पे राजा, विजयनगर साम्राज्य के राजा जो थे, उनके द्वारा कमलपुर जलाशय बनाया गया और तुंगभद्रा बांध से हिरिया नहर निकाला गया। तो इसके बारे में जो विदेशी यात्री जो उस समय विजयनगर साम्राज्य में आए थे, उनका मानना है कि ये सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही शानदार व्यवस्था थी और इससे उस विजयनगर साम्राज्य का खेती के यानी कि कृषि के क्षेत्र में विकास और पीने के पानी की व्यवस्था पूर्णतः हो रहा था। व्यापार, विजयनगर साम्राज्य का जो व्यापार था वो चीन, ईरान, अफ्रीका जैसे विदेशों से भी था। बर्मा, मलाया ऐसे विदेशी जो देश थे, उन देशों के साथ इनका व्यापार था। और मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों का आयात किया जाता था। घोड़ों के व्यापारी को चेट्टी कहा जाता था और स्थानीय जो व्यापारी होते थे उनको कुदिरई, यानी कि ये व्यापारी जो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय को, व्यापार को एक देश से दूसरे देश में बेचने या वहां से लाया हुआ किसी भी सामान या घोड़ा को विजयनगर साम्राज्य में बिक्री करते थे। तो घोड़े के व्यापारी को चेट्टी और अन्य जो वहां स्थानीय व्यापारी थे उनको कुदरई कहा जाता था। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अनाज, माणिक्य, मोती, कीमती पत्थर, ऐसे बहुत से वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। स्थापत्य कला के अंग में कुछ महत्वपूर्ण जो विजयनगर साम्राज्य में जो राजभवन बनाए गए थे वो बहुत ही विशाल और बड़े राजभवन थे। ऐसा जो प्रमुख विदेशी यात्री उस दौरान आए थे वहां पे, उनके द्वारा बताया गया। उसमें एक महत्वपूर्ण है महानवमी डिब्बा। ये संभवतः
11,000 वर्ग फीट का क्षेत्रफल है इस, और ये सबसे ऊंचे स्थान पर 40 फीट ऊंचा इस एक चबूतरा बनाया गया था। संभवतः महानवमी यानी कि दुर्गा पूजा के समय का जो नवमी होता है, उस नवमी के समय मनाया जाने वाला एक विशेष समारोह के लिए ये चबूतरा संभवतः बनाया गया होगा, जो कि बहुत ही विशाल था। उसी तरह से कमल महल, कमल महल इसके आकार की वजह से इसका कमल महल नाम पड़ा होगा, लेकिन ये कमल महल संभवतः अलग अलग इतिहासकार इसके बारे में एक मत तो नहीं है कि ये किस लिए बनाया गया था, लेकिन कमल महल जो था ये संभवतः राजा के परिषद, जहाँ पर राजा राज्य के विकास के लिए, राज्य में कार्य के लिए अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करता होगा, परामर्श करता होगा, संभवतः कमल महल का प्रयोग वहाँ पे होता था। हाथियों का बहुत बड़ा स्तंभ भी वहाँ पे स्थापत्य के रूप में देखने को मिलता है। एक श्रृंखला में एक हाथियों का स्तंभ वहाँ पे मिला है। उसी तरह से मंदिर के निर्माण में भी ये श्रेष्ठ रहा है। विठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, ये महत्वपूर्ण वहाँ पे मंदिर थे। अब वहाँ जो विशेषता है गोपुरम, दक्षिण भारत में ऐसे गोपुरम बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी राजा हुए और मंदिरों का निर्माण किए, तो मंदिरों के साथ साथ गोपुरम का निर्माण भी किए थे। गोपुरम मंदिर का एक प्रवेश द्वार होता था जो बहुत बड़ा और ऊंचा बनाया जाता था, मीनारों के समान बड़ा ऊंचा, और जितना ऊंचा द्वार होता था यानी कि गोपुरम होता था, वो उतना ज्यादा शक्ति प्रदर्शित करता था उस राजा के प्रति, यानी कि जितना विशाल द्वार उतना ही शक्तिशाली राजा माना जाता था। तो गोपुरम वह एक तरह से राजा के शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता था। राजभवन बहुत विशाल होते थे, जो उस समय राजाओं के द्वारा राजभवन बनाया गया था, बहुत विशाल था। राजभवन के ऐसा इतिहासकारों का मानना है, विदेशी यात्री जो उस समय आए थे उनका मानना है कि उस राजभवन में 1,20,000 राजकाज करने के लिए नौकर को रखे गए थे, यानी कि बहुत बड़ा संख्या माना जा सकता है। तो ये स्थापत्य में ये जो हम्पी, जो कि खुदाई के बाद ये जो क्षेत्र प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही बड़ा और विशाल क्षेत्र प्राप्त हुआ है। तो ये उसकी विशेषता है। उस समय निकोलो कॉन्टी यात्री वहां पे आए थे देवराय प्रथम के समय में, और ये भी एक विशाल विजयनगर साम्राज्य इनका मानना है था। ये इनका कहना है कि पूरे चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ ये साम्राज्य था, और लगभग 60 मील इसका क्षेत्र, एक तरफ से 60 मील चलना पड़ता था, तब जाकर के विजयनगर साम्राज्य के राजभवन तक पहुंचा जा सकता था। इसका मतलब ये बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था। वहीं अब्दुल रज्जाक ये देवराय द्वितीय के समय में आए थे, और ये अब्दुल रज्जाक का मानना है कि विजयनगर साम्राज्य 7 किलाबंदी के बारे में कहा जाता है कि 7 दीवारों से घिरा हुआ था। ये एकदम सबसे बाहरी दीवार, फिर खेतों को भी, ऐसा अब्दुल रज्जाक के विवरणों से पता चलता है कि खेतों को भी उनका किलाबंदी किया गया था। उसी तरह से महल के नजदीक का किलाबंदी, ऐसे मुख्य रूप से ये 3 किलाबंदी तो पता चलता है। साथ ही साथ पहाड़, जो कि चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ था विजयनगर साम्राज्य, उस पहाड़ को भी बीच बीच में, जहाँ पे पहाड़ के बीच 2 पहाड़ों के बीच में जो दूरी था, उसको भी दीवार से घेर दिया गया था, दीवार बना दिया गया था वहां पे। और ये ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य संभवतः ये रहा होगा कि बाहरी आक्रमण से बचा जा सके, या बाहर के जो आक्रमणकारी अनाजों को लूट ना सके, इसलिए खेतों को भी किलाबंदी कर दिया गया। तो ऐसा अब्दुल रज्जाक का मानना है कि वो 7 किलाबंदी, 7 दीवारों से विजयनगर साम्राज्य घिरा हुआ था। और साथ ही साथ अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य के बारे में कहते हैं कि ये ऐसा साम्राज्य था जो पृथ्वी में इससे बड़ा विशाल नगर साम्राज्य दूसरा देखने को नहीं मिलता है। तो ये उसी तरह से निकेतिन, जो कि बहमनी साम्राज्य में मोहम्मद शाह तृतीय के समय में आए थे, निकेतिन, और ये भी एक विशाल साम्राज्य की बात करते हैं। और इनका ये मानना है कि बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के आक्रमण से बचने के लिए
बीदर और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे या फिर बहमनी साम्राज्य का जो क्षेत्र था उसको भी किलाबंदी किया गया था विजयनगर साम्राज्य के आक्रमण से बचने के लिए। इसका अर्थ यह है कि निकेतन ये बताना चाहता है कि विजयनगर साम्राज्य उस समय एक विशाल साम्राज्य होने के साथ साथ एक शक्तिशाली साम्राज्य भी था, जिससे बहमनी साम्राज्य या दूसरे जो बगल के राजा का क्षेत्र था वो क्षेत्र या वो राजा भी डरते थे। ये शक्तिशाली साम्राज्य था, ऐसा इनका मानना। उसी तरह से डोमिंगोस पेइस जो कि कृष्णदेव राय के समय में आए थे, नुनीस जो कि अच्युत देव राय के समय में आए थे, ये भी विशाल साम्राज्य के बारे में बताते हैं। नुनीस तो एक यात्री के साथ साथ तो घोड़ा का व्यापारी थे जो कि विजयनगर साम्राज्य में घोड़ा के बिक्री करने के व्यापार के सिलसिले में आए थे और उसी समय उनके द्वारा जो विवरण लिखा गया वो विवरण विजयनगर साम्राज्य के विशालता और स्थापत्य कला के बारे में वर्णन करता है। डोमिंगो पेस तो स्पष्ट लिखते हैं कि वो जो राजा थे बड़ा ही आलीशान उनका सिंहासन और उनका दरबार था और साथ ही साथ इनका मानना है कि वो विशाल साम्राज्य रोम के साम्राज्य के बराबर का था। तो निश्चित रूप से इन विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं इनके द्वारा लिखे गए जो पुस्तक हैं उससे विजयनगर साम्राज्य का विशालता का पता चलता है। साथ ही साथ इन यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य का जो क्षेत्र है सड़कों का जाल बिछा हुआ था, यानी कि मंदिर तक जाने का, यानी कि मंदिर से शहर तक या शहर से बाहर जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तक जाने के लिए सड़क बिछाए गए थे। और ज़्यादातर शहर चूँकि ये चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ ये शहर था इसलिए ज़्यादातर सड़क जो था वो घाटियों में बनाए गए थे, पहाड़ों पे सड़क बहुत कम था। तो इस प्रकार ये साम्राज्य में नगर के सभी गुण मौजूद थे। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी, नहरों के द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था, चारों तरफ किलेबंदी के द्वारा पूरे विजयनगर साम्राज्य को सुरक्षित रखा गया था, खेत को भी सुरक्षित रखा गया था, बड़े बड़े राज भवन बनाए गए थे, मंदिर विशाल स्थापत्य कला का दर्शन करवाता है, गोपुरम उस राज्य के राजा के शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य विशाल साम्राज्य होने के साथ साथ स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब हम ये जितने भी कुछ उदाहरण है वहाँ के मंदिरों का, जैसे विट्ठल स्वामी का मंदिर यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर बहुत ही विशाल ये मंदिर था और ये रथ के आकार का बना हुआ। तो ऐसे स्थापत्य विजयनगर साम्राज्य के वैभव को बताता है। और ये ज़्यादातर जितने भी स्थापत्य के मंदिर या जो भी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई थी, महल वगैरह, ये ग्रेनाइट के पत्थरों का प्रयोग ज़्यादातर किया गया था। और ये जो क्षेत्र है ग्रेनाइट के लिए प्रचुर माना जाता है, तो संभवतः आसपास के क्षेत्रों से इन पत्थरों को लाया गया होगा। तो हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में, और ये विजयनगर साम्राज्य जो कि 1336 में स्थापित हुआ था और 1614 के आसपास में ये समाप्त भी हो गया 15 तक में, 1615 तक में। लेकिन इसका सही तरीके से देखा जाए तो 1565 जो कि राक्षसी तांगड़ा युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो कि मुस्लिम आसपास के जो मुस्लिम शासन व्यवस्था शासन था, बहमनी राज्य, अहमदनगर, ये सभी गोलकुंडा वगैरह मिल करके जो इन पर आक्रमण किया और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। आर्विडु वंश के अंतिम शासन व्यवस्था था आर्विडु वंश का, लेकिन वो बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट कर रह गया, यानी कि पूरा विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन उसके बाद भी हम लगभग 200 वर्षों का जो इनका शासन वर्ष था, 200 वर्षों के आसपास का जो 250 वर्ष के आसपास का जो शासन काल था, स्थापत्य और वैभव का शासन माना जा सकता है।
और हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में मुस्लिम साम्राज्य, जो कि उत्तर भारत और दक्षिण तक उनकी पहुंच हो गई थी, वहाँ एक विशाल और एक शक्तिशाली, वैभवशाली ये साम्राज्य था और ये विदेशों से इस साम्राज्य का अच्छा खासा संबंध था।